नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भाई जो लेबनान की क्राइसिस चल रही है उसी को लेके। और देखना ये है क्या ये जो युद्ध है ये वाकई उस पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ नजर आ रहा है, फैलेगा या नहीं फैलेगा, इस इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा बात करें। न्यूज तो सब आप लोग को मालूम है कि क्या हुआ वहां कल, जिस तरीके से हुआ है वहां पे, और जो इतने लोग मरे हैं। 356 लोग वहां पे मरे हैं, जिसमें मरने वालों में 24 बच्चे हैं और 42 औरतें हैं। पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। और 1300 टारगेट के ऊपर इसराइल ने बॉम्बिंग की है। यानी आप समझ लीजिए 1300 के मतलब पता नहीं कितनी बिल्डिंगें, मकानात। और उसमें यह है कि स्कूल्स और मेडिकल सेंटर्स और एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल्स, इनको भी टारगेट किया गया। बिल्कुल वही मॉडल है जो इन्हीं ने अप्लाई किया था गाजा के अंदर, वही साउथ लेबनान में भी वो कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने भी उसके जवाब में बहुत से मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। मुश्किल ये होती है कि हिजबुल्लाह के जो अटैक्स होते हैं उनकी खबरें बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, समय लगता है, मिल जाती हैं मगर समय लगता है। लेकिन यह है कि कल हिजबुल्लाह के बहुत बड़े बड़े इनके कई मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया और हिट भी किया। अब ये देखना ये है कि दोनों की क्या स्ट्रेटेजी। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं ने योवा गैलेंट, उन्हीं ने साफ कह दिया है कि भाई वो वहां के ऊपर साउथ लेबनान में लितानी रिवर तक पूरा खाली करना पड़ेगा, यानी जैसे गाजा में किया वो सब लेवल कर देंगे वहां तक। क्योंकि यहाँ से उनका मानना यह है कि अटैक होता है वहां के ऊपर नॉर्दर्न इसराइल में जो बॉर्डर है, तो वहां पे वो कोई भी कुछ किसी किस्म की कोई बेस नहीं चाहते जिसमें हिजबुल्लाह रहे। बेस से मतलब ये है कि कोई मकान भी नहीं चाहेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, सब कर सकते हैं हवाई अड्डों, हवाई हमले से। अब उससे अकेले काम नहीं बनेगा, तो वो इसराइल की सेना भी अंदर आने को तैयार बैठी है। अब ये कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है नॉर्दर्न इसराइल में, जहां से लगभग 60,000 इसराइली को छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार वहां पे अटैक कर रही है। तो वो उसके कारणवश उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि हम उनको वापस वहां पे लेके आए। दूसरी उनकी स्ट्रेटेजी ये है लगातार अटैक करो, इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो कि वहां की जनता हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाए, लेबनान की आम जनता हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाए। और वहां पे दोबारा से सेक्टेरियन डिवाइड, यानी क्रिश्चियन, सुन्नी, शिया, ये आपस में दोबारा से लड़ाई इनमें हो जाए जैसे पहले हो चुकी है। 75 ऑनवर्ड्स चली थी। और उस किस्म का इनका प्लान एक ही है कि सेक्टेरियन डिवाइड बहुत जरूरी है करना। अब ये देखना है कि किस तरह का इनको कामयाबी मिलेगी। हिजबुल्लाह का कहना यह है कि वो जो है वो लगातार इन पे अटैक करता रहेगा जब तक के सीज फायर गाजा के अंदर नहीं हो जाएगा। वो अपनी गतिविधियां जो है इजरायली वो करते रहेंगे। अब ये है कि कल भी उन्हीं ने कई डजन प्लेसेस पे अटैक किया। इनके अटैक का, जो हिजबुल्लाह के अटैक है, उसका तरीका ये होता है, ये बहुत से ड्रोन मिसाइल्स डाल भेजते हैं वहां पे। ये इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इसलिए भेजे जाते हैं, उनको गिराने के लिए आयरन डोम काम करती है। उनके जो आयरन डोम है जिससे वो गिराते हैं उनको, इनके मिसाइल्स। आयरन डोम बहुत इफेक्टिव है शॉर्ट रेंज में, तो उनको वो गिराते हैं लगातार। तो एक एक ड्रोन को गिराने में या एक मिसाइल को, रॉकेट को गिराने में उसकी कॉस्ट बहुत होती है। इस तरह से कॉस्ट बहुत पड़ती है। और दूसरी बात ये कि कई एक साथ जब जाते हैं तो अक्सर आयरन डोम कंफ्यूज हो जाता है और एक आध टारगेट जो ड्रोन या वो होता है वो हिट कर जाता है, टारगेट के ऊपर पहुंच जाता है। तो एक तो कास्ट बहुत बढ़ा देते हैं ये, और फिर ये होता है। फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई फास्ट मिसाइल है, उनके पास अलग अलग ग्रेड के हैं ये मिसाइल हो, कुछ शॉर्ट रेंज, स्लो मूविंग,
फास्ट मूविंग, कुछ बहुत फास्ट मूविंग यानी हाइपरसोनिक भी है। वो इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो साउंड से, आवाज से 10 गुना 15 गुना ज्यादा फास्ट चलता है। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो टारगेट पे हिट करता है। और कल बहुत से उन्हीं ने टारगेट को हिट किया है, मिलिट्री टारगेट्स को उन्हीं ने हिट किया। और दूसरी तरफ ये भी है कि हजारों लोग को साउथ लेबनान छोड़ के वो जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेरूत की तरफ और उस तरफ, बड़े टाउन्स में और दूसरी जगहों के ऊपर। वो सारी रिपोर्ट आप देख चुके हैं, आपको मालूम है, उसमें बताना। अब ये देखना है कि क्या हिजबुल्लाह को कितनी कामयाबी मिलती इस लॉन्ग ड्रॉन बैटल में, ये जो लंबे समय तक चलेगी, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। किसी की 1300 टारगेट पे हिट किए हैं, ज्यादातर उसमें रिहायशी एरिया है, मकानात हैं लोगों के जिसमें रहते हैं। इसराइल का कहना ये है कि वहां पे वीपन रखा था, इसराइल ने हिजबुल्लाह ने वहां पे छिपा के वीपन। सवाल लोगों का कहना ये है, वहां पे जिन लोगों के इंटरव्यू मैंने पढ़े हैं, वो कहते हैं कि कौन मिसाइल के साथ सोएगा में रख के और उसी के साथ सोएगा, और या वेपन दूसरे ड्रोन्स के साथ। और ये रिहायशी बस्तियां हैं, यहाँ पे नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ है कि इन रिहायशी बस्तियों में हिजबुल्लाह के मिलिटेंट भी रहते हैं, उनके भी घर हैं या वो भी वहां जाते हैं रहने के लिए। उनको जरूर टारगेट बनाया। इजराइल ने साफ कह दिया कि वो भी उसकी हिट लिस्ट में है। और कल भी किसी एक बड़े मिलिटेंट, यानी जिसकी हायर जो इकोनॉमी यानी सीनियर लीडरशिप में कोई था, उसके ऊपर टारगेट किया है, लेकिन अभी उसकी मृत्यु की कंफर्मेशन नहीं मिल पाई। इस तरह के जो अटैक्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी के हमने देखा है कि हिजबुल्लाह में पता नहीं कितने जो थे मिलिटेंट और कमांडर्स, ये सब मारे गए, दूसरे नए आ जाते हैं, और नए जो आ रहे हैं वो और ज्यादा मिलिटेंट होते हैं। हमस में भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब ये देखना है कि सबसे बड़ी बात यह कि ये स्ट्रेटेजी तो हो गई, इन्हीं किया है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव भी है, कामयाबी किसको मिलेगी? युद्ध के माध्यम से हमने देखा है कामयाबी नहीं मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो बहुत जरूरी है जानना, कि ईरान के जो फॉरेन, उनके जो प्राइम प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान, उन्हीं ने कहा कि इसराइल की पूरी कोशिश है ईरान को इस युद्ध में ड्रैग करने की। वो लगातार उसकी कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत से ईरान, लगता ऐसा है कि ये उनका असली टारगेट जो है वो वहां तक पहुंचना है। और ये जो टारगेट है वहां तक पहुंचने का, इसमें अमेरिका पूरी तरह से सहयोगी है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन आने से पहले पहले, यानी इलेक्शन नवंबर में होगा, फिर जनवरी में जाके नई प्रेसिडेंट ओथ लेगा, उससे पहले पहले ये जो पीरियड है उसमें ईरान से को जो है वहां पर रिजीम चेंज, या वहां के ऊपर उनके इकोनॉमिक एसेट, मिलिट्री एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए। और उनका जो खास तौर से कहने को है कि जो उनके वो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या स्पेस प्रोग्राम्स, या उनके मिलिट्री जहाँ के ऊपर ये ड्रोन्स और मिसाइल बनते हैं, उनको टारगेट किया जाए। और साथ में जाहिर सी बात है कि शहर भी निपट जाता है, जैसे इराक में हमने देखा। इसलिए कि कल अमेरिका से भी एक वो आई है रिपोर्ट, जिसमें उन्हीं ने कहा है कि वो और ट्रूप्स वहां पे भेज रहे हैं, यानी 40,000 उनके ऑलरेडी सैनिक, अमेरिकन सैनिक जो है उस पूरे क्षेत्र में है। और ये क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको चारों तरफ से उन्हीं ने घेर लिया है। पर्शियन गल्फ में है ईरान के लिए, लाल सागर में है हिजबुल्ला के लिए, वो हूती रेबल्स के लिए, फिर उसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है हिजबुल्ला के लिए। अमेरिका का कहना यह है कि हमने जो ट्रुप्स भेजे हैं वो इसराइल की हिफाजत के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं। लेकिन इतने बड़े ट्रुप्स, इतने
ज़्यादा वेपन्स वहाँ पे डिप्लॉय, और जो ट्रूप्स और वेपन्स आए हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स उन्होंने वहाँ पे, उसके अंदर ये है कि नेवल वॉरशिप्स भी हैं। अ, फिर उसके अलावा ये भी है कि फिफ्थ जनरेशन बॉम्बर प्लेन्स भी हैं। कतर इनका हेडक्वार्टर है, उसका सेंट्रल कमांड का, वहाँ के ऊपर उन्होंने बहुत से अपने लड़ाका जहाज भेजे हैं, हवाई जहाज से। फिर उसके बाद बहरीन में इनका वो है ग्राउंड फोर्सेस का हेडक्वार्टर, सेंट्रल कमांड का अमेरिका की। और फिर उसके अलावा ये है कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब जगहों पे उनके बेसिस हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, सब जगह उनके मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। और फिर इनसे मिले हुए जो समुंदर का एरिया है वहाँ पे भी वो वहाँ पे अब मैं पहले दिनों से हम बात कर रहे हैं, हम लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि इतने ज्यादा ट्रूप्स आए हैं, वो इसराइल के लिए नहीं आए बल्कि वो ईरान के लिए आए हैं। और असली ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि ईरान और उसके सहयोगी आतंकवादी मिलिटेंट ग्रुप्स, जिनको के अमेरिकन इजरायली आतंकवादी कहते हैं, ईरान उनको कहता है कि ये रेसिस्ट पार्ट ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस मूवमेंट का हिस्सा है। ये उनको साथ में खत्म करने का उनका प्लान नजर आता है। प्लान बहुत बड़ा है। प्लान, असली प्लान तो ये है, उनका मानना ये है कि ईरान में अगर वो इस तरह सब ध्वस्त कर देंगे तो वहां पे एक बड़ा सेक्शन है जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ है, और जिसने आज से 1 साल 1.5 साल पहले औरतों ने भी डिमॉन्स्ट्रेशंस किए थे, उससे पहले मर्दों के भी और औरतों के डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे वहां पे। अमेरिका का मानना यह है कि अगर वहां पे टारगेट किया जाता है ईरान को इस समय, तो फिर वहां अंदर भी रिजीम के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन और इस तरह की चीजें हो जाएंगी और रिजीम का रहना मुश्किल हो जाएगा। उनका काफी समय से अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव रहा है रिजीम चेंज है ईरान में, और इसी के चलते हुए उन्हीं ने पहले अफगानिस्तान में रिजीम को बदला, वहां पे खुद आए, स्वयं अपना शासन क्रिएट किया, फिर बाद में एक वीक गवर्नमेंट बना के पीछे से चला रहे थे। इराक में भी उन्हीं ने सद्दाम हुसैन को हटाया कि सद्दाम हुसैन रहेंगे तो मुश्किल आ सकती। सद्दाम हुसैन से ज्यादा उनकी सेना से उन्हें तकलीफ थी कि वो बहुत ज्यादा इस्लामाइज्ड हो गई थी और बहुत ज्यादा उसका अमेरिका के खिलाफ जाती, इसलिए कि वो सद्दाम हुसैन के साथ उसका बाथिस्ट वो था। तो उन्हीं ने वहां पे भी हटाया, और लेकिन वहां पे अपनी हुकूमत नहीं बना पाए प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट। तो ये इसीलिए किया था। देखिए, ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी मिलता है और इराक से भी मिलता है, और फिर पाकिस्तान से भी मिलता है इस साइड में। तो ईरान स्ट्रेटेजिकली, और दूसरी तरफ फिर सेंट्रल एशिया और कॉकेशस सी के थ्रू रशिया, छोटा सी है उसमें रशिया पहुंच जाते हैं, सी से बॉर्डर मिलता है, सी शोर्स। तो इस तरीके से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक की बॉर्डर टर्की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ईरान से मिलते हैं। ईरान के जो बॉर्डर है वो अजरबैजान कॉकेशस रीजन में भी है, इस तरफ साउथ एशिया में भी है, वेस्ट एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है। अफगानिस्तान भी सेंट्रल एशिया से उसके बॉर्डर मिलते हैं, पाकिस्तान से बॉर्डर मिलते हैं, ईरान। तो ये तीनों कंट्री इन्हें सेलेक्ट की हैं जहाँ के ऊपर वो चाहते हैं कि प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बननी चाहिए। अगर इन 3 जगह प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनती है तो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया पूरा कंट्रोल वहां से किया जा सकता है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि इस समय अरब पब्लिक ओपिनियन जो गाजा में हो रहा है उसको देखते हुए बहुत बदल चुकी है, और वो लोग वहां के ऊपर अमेरिकन के बहुत ज्यादा खिलाफ है अमेरिका के साथ। और जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनको भी मैं बार बार कहता हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है अमेरिका के एजेंडे को आगे बढ़ाने में। उनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, खासतौर से जॉर्डन एंड इजिप्ट के अंदर उनको नजर आता है। बहुत ज्यादा कहना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं होता क्योंकि इनके यहाँ एकदम से बस्ट हो जाता है। डेमोक्रेसी नहीं है, न्यूज पे की में जो आज़ादी होती है लिखने की वगैरह की तो नहीं होती। हमने अरब अपराजिम में देखा है एकदम से तुनिस में शुरू हुआ, पूरे अरब देश में फैल गया, इसलिए कि अरब जो है बेसिकली एक ही लोग हैं, इनका एक ही खान पान, इनका एक ही रहन सहन, इनकी एक ही भाषा, अधिकतर लोग एक ही मजहब के मानने वाले हैं, और इनकी एक ही समस्या भी है, वहाँ की ऑटोक्रेटिक
वहाँ की जो तानाशाह हुकूमतें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं और करप्ट भी हैं, और ज़्यादातर, सब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो उनसे तंग आ चुके हैं लोग। और यह है कि आर्मी का दमन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे तो एकदम से बस में। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध जो है वो ईरान तक जल्दी ही पहुंचने वाला लगता है। तैयारियां बहुत तेजी से अमेरिकन कर रहे हैं, ज्यादा ट्रुप्स। यह है कि वहां पे इराक की तरह वो गलती नहीं करेंगे, अपने ट्रुप्स को नहीं भेजेंगे। हाँ, जब उनकी गवर्नमेंट प्रो ईरानी गवर्नमेंट प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ईरान में जैसे जो उनका ख्वाब है बना लेंगे, तो शायद ट्रुप्स आ जाएंगे, जैसे शायद। लेकिन एक तरफ गौर तलब बात यह है कि ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। जब सद्दाम हुसैन ने अटैक किया तो वहां पे बहुत झगड़े थे आपस में। रेवोल्यूशन तो आ गया था, मगर ये कि वहां पे बहुत से ग्रुप्स थे। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि ये रिजीम हम आसानी से बदल देंगे, युद्ध जो है 15 दिन चलेगा, लेकिन युद्ध 8 साल चला। 1 मिलियन लोग मरे, मरने वालों में ये सही कि ईरानियन ज्यादा थे, लेकिन इराक को वापस जाना पड़ा और इराक भी बर्बाद हुआ। तो ईरान में नेशनलिज्म बहुत है। जब उस पर अटैक होता है तो पहले हमने देखा है कि वो सब लोग वहां पे यूनाइट हो जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में ये यूनिटी बरकरार रहेगी, ये समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी ही एक नया सब्जेक्ट लेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको आप पसंद करते हैं तो इसको आगे भी बढ़ाइए, लोगों के पास और लोगों के पास भी भेजिए। देखने वालों की संख्या कम। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्रिटिकल कमेंट होंगे तो हमें और ज्यादा मदद मिलेगी। हर तरह के कमेंट्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।